हम सब घर गए थे ना। हिंदी लिख कर ऐसे हल करें कि पेपर तो है ही आपके पास, है ना? पेपर है, सब लोग अपना अपना पेपर ले लीजिए। हम सब घर गए थे। All of us went home. मेरे दादाजी बीमार पड़े थे। उनके पास पैसे नहीं थे। अब यहाँ देखिए, उनके के लिए दे गलत है ना? दे गलत है ना? यहाँ पे क्या होनी चाहिए? He had no money. उन्होंने मुलाकात करने के लिए मुझे बुलाया। अब यहाँ पे उन्होंने दे थोड़ी ना होगा, दादाजी ने बुलाया ना, तो ही होगा। ही कॉल्ड मी टू सी। ही कॉल्ड मी टू सी। 7:10 पर हम घर पहुंचे। वी रीच्ड होम at 7:10। 7 अगर इतने लिख दोगे तो भी सही है। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे खुश हो गए। when he saw me। अब तब की अंग्रेजी when के साथ तब की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। अच्छा, वहाँ पे it was 7:10 नहीं लिख सकते? हाँ, it was 7:10, 7:10 it was 7:10 when we reached home ना? हाँ सही है। when he saw me, अब तब की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? सिर्फ कामा लिखेंगे when के साथ। हाँ, वे खुश हो गए। he became happy। डॉक्टर को हमने बुलाया। we called for a doctor। उनको सुई लगी। देखो, उनको सुई लगी। अब यहाँ पे जो हमारा ये क्रम है, ये वाला वॉइस प्लस टेंस प्लस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इसका काम आएगा। जनरली हम लोग वैसे ही कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए, उनको सुई लगी। पहले ही बताओ, सुई लगी ना, सब किसको लगी? उनको लगी। तो सुई लगेगा, लगाएगा कौन? वो खुद लगाएंगे या लगाने वाला कोई और होगा? कोई और होगा तो पैसिव होगा। तो इसको पैसिव फॉर्म में। अब टेंस पहचानो। उनको सुई लगी पैसिव हो गई। टेंस क्या है? पास्ट है ना? अब स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म। फिर अब वो जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट, फिर बाय कंप्लीट वो सब्जेक्ट ना। तो लिखेंगे क्या? उनको सुई लगी। किसको? हेल्पिंग वर्ब इसके साथ अगले टेंस की बात हो जाएगी। अब सुई लगाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इंजेक्ट। इंजेक्ट का थर्ड फॉर्म इंजेक्टेड। ही वाज इंजेक्टेड। दवा दी गई। दवा दी गई। अब इसमें किसको दवा दी गई? दादाजी को। दादाजी को। हम चाहें तो दादाजी से भी बना सकते हैं। ही वाज गिवन मेडिसिन, है ना? या फिर मेडिसिन वाज गिवन टू हिम, है ना? ही वाज मेडिसिन।
फिर उन्होंने दवा सही समय पर लिया और अब वे स्वस्थ हैं। उन्होंने दवा सही समय पर लिया ही, उन्होंने जहां जहां भी आएगा दादाजी के लिए ही आएगा, तो दादाजी एक वचन है, एक वचन के लिए हम दे थोड़ी ना लिखेंगे, ही लिखेंगे। उन्होंने दवा सही समय पर लिया, ही टुक द मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर लिया, सही समय पर लिया और अब वे स्वस्थ हैं। एंड सही समय का मतलब टाइम ही की ऑन टाइम, बस हो गया। टाइम मतलब ऑन टाइम मतलब सही समय पर, है ना। एंड ही इज हेल्दी, स्वस्थ मतलब हेल्दी ना, ही इज हेल्दी नाउ एंड नाउ ही इज हेल्दी, ऐसे ही बना सकते हो। और अब वो स्वस्थ है। मैं रोज उन्हें फोन करता हूँ, आई, चाहे फोन लिख दो या कॉल लिख दो, है ना। आई फोन हिम डेली, कॉल भी लिख दोगे तभी है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है ना। आई फोन हिम डेली, और क्या कह रहा है, घंटों घंटों बातें उनसे करता हूँ, और तो नहीं है ना, फुल स्टॉप के बाद लिखना है। आई टॉक टू हिम फॉर मेनी आवर्स, मेनी आवर्स मतलब कई घंटे, घंटों घंटों मतलब कई घंटे, है ना। क्या तुम अपने पापा से लंबे हो, देखिए क्या कह रहा, मैं आपको 3 डिग्री बताया था ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री बताया था। अब अगर सिर्फ गुण बताया जाएगा तो पॉजिटिव होगी, 2 लोगों में कंपेयर किया जाएगा तो कंपैरेटिव होगी, और 2 से अधिक लोगों में कंपेयर किया जाएगा तो सुपरलेटिव हो जाएगी। तो यहाँ कितने लोग हैं, तुम और तुम्हारे पापा, 2 लोग हैं तो कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव में ई आर वाला वही फॉर्म लिखा जाता है, जैसे टाल है तो टाल का कंपैरेटिव क्या हो जाता है, टालर होता है ना, तो हमको यही यूज करना है। लेकिन इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में इज आर एम का प्रयोग है, तो पहले आर लिख लो, आर यू टालर देन योर फादर। रसोई में क्या है, रसोई में क्या है। अब अगला सेंटेंस है, रसोई में क्या है, क्या है मतलब बीच में है, इसमें हम आया नहीं कहकर तो उत्तर बना नहीं सकते, हमको जवाब देना पड़ेगा रसोई में क्या क्या है ना। तो इसके लिए वाट लिखना पड़ेगा। अगर हाँ या नहीं से काम चल जाता तो हम इज आर एम लिखते, इसके लिए हमको वाट लिखना पड़ेगा। अब वाट इज देयर इन द किचन, उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था, फिर वही देर का यूज है ना, क्योंकि सब्जेक्ट ये कौन था, क्या था, पेड़ था से सटा हुआ है। जंगल स्थान बता दिया, जब स्थान पर कोई वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है तो देर का प्रयोग होता है। तो देर से शुरू करेंगे, देयर वाज आ बैनियन ट्री, था बैनियन ट्री इन, उस जंगल है ना, तो दैट भी लिख सकते हो, दा भी लिख सकते हो, दोनों सही है। इन दैट फॉरेस्ट, अच्छा जंगल का जंगल भी लिख सकते हैं ना। हाँ जंगल भी लिख सकते हो। वो पेड़ बहुत पुराना था। अब यहाँ देखो, वो की अंग्रेजी आप लोग क्या लिखे हो, वो की अंग्रेजी दोज लिखे हो या दे लिखे हो, यही सब लिखे हो। जबकि देखो वो मतलब वो फिक्स होता है किस पर, वो डिपेंड होता है अपने नाउन पर। वो की अंग्रेजी डिपेंड करती है नाउन, नाउन क्या है, पेड़, है ना। तो पेड़ एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है। अब एक वचन है तो एक वचन के लिए दो जाता है, नहीं आता। एक वचन के लिए दे आता है, नहीं आता। तो एक वचन के लिए क्या आता है, या तो दैट आता है तो दिस आता है। अगर दूर है तो दैट, नजदीक है तो दिस। तो यहाँ पर क्या होगा, वो पेड़ मतलब दूर पर है तो दैट हो जाएगा, है ना। दैट ट्री was
वेरी ओल्ड। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी थे। अब यहाँ भी वही देयर का ही यूज, देयर का प्रयोग मैं आपको बताया हूँ। देयर के प्रयोग में हम हैज हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, कुछ तरीके होते हैं उसमें भी, बना देंगे दोनों हम। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी थे, तो अगर था थे थी से सब्जेक्ट सटा हो तो हम देयर का ही यूज करते हैं। देयर वर, पक्षी बहुवचन हो गया तो वर लिखेंगे, एक वचन होता तो वाज लिखते। देयर वर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री भी लिख सकते हो, या फिर दैट ट्री भी कर सकते हो। उस पेड़ ना, उसकी अंग्रेजी द ट्री भी कर सकते हो, दैट ट्री भी कर सकते हो, दोनों सही है। वो सभी पक्षी हमेशा खुश होते थे। वो सभी पक्षी, ऑल ऑफ दोज। अब यहां पर देखो, वो की अंग्रेजी दोज किस पर डिपेंड करता है? नाउन पर। नाउन पक्षी है, पक्षी एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। तो बहुवचन के लिए दैट नहीं लिखेंगे, दोज लिखेंगे, है ना। ऑल ऑफ दोज बर्ड्स ऑलवेज खुश होते थे ना, वर ऑलवेज हैप्पी के लिए प्लीजेंट भी कर सकते हो, क्योंकि हैप्पी सेंस समझ में आता है। देखो जैसे मान लीजिए खुश है, ये तो हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पक्षी किस भाषा में व्यक्त करेंगे कि हम खुश हैं? पक्षियों का खुश होना तो हम व्यक्त नहीं कर सकते, कैसे समझेंगे? उनको देखकर हमको अच्छा लगेगा, है ना, बस प्लीजेंट। अब आ जाइए आंसर में। जब किसी स्थान पर कोई वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? देयर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? देयर का। उसके बाद कह रहा है जब किसी तीसरे नंबर में इट का प्रयोग कितनी तरह से किया जा सकता है? कितनी तरह से? हाँ, ये नहीं पूछा किसी ये पूछा था कि कितनी तरह से किया जा सकता है ना। तो कितनी तरह से किया जा सकता है? दो तरीके से। नंबर एक, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी के रूप में, चाहे इसी को आप नेचुरल कर दो ना, हाँ नेचुरली, इंट्रोडक्टरी को ही नेचुरल रूप कहा जाता है। हाँ, और दूसरा नंबर पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। दो रूप में यूज किया जाता है। अब चौथे में कह रहा है देयर की हिंदी क्या होती है जब ये इंट्रोडक्टरी होता है। आपको मैंने बताया था कि इंट्रोडक्टरी दो सब्जेक्ट मतलब इंट्रोडक्टरी के रूप में दो चीजों का यूज किया जाता है, एक तो इट का, दूसरा देयर का, है ना। तो देयर का जब इंट्रोडक्टरी यूज होता है तो वहां पे देयर की हिंदी कुछ नहीं होती। तो हम आंसर नंबर 3 में क्या लिखेंगे? 4 में, ये तो 3 है। आंसर नंबर 4 में हिंदी नहीं होती है ना। इंट्रोडक्टरी देयर की हिंदी नहीं होती। इंट्रोडक्टरी देयर की हिंदी नहीं होती। ये पांचवें में पूछ रहा है, हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कितना अर्थ रखता है ना। हैज हैव हैड का भी प्रयोग दो तरह से बताया था, एक मेन वर्ब के रूप में और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दो बताया था। तो ये पूछ रहा है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पूछ नहीं रहा। हेल्पिंग वर्ब पूछता तो वही प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट यही बताते, लेकिन ये मेन वर्ब पूछ रहा है। मेन वर्ब सिंपल प्रेजेंट बनता है ना। अब मेन वर्ब के रूप में इसकी हिंदी क्या होती है? हैज हैव हाइड। किसके लिए? एक तो पास रखने के अर्थ में यूज होता है ना, रखने के अर्थ में यूज होता है, और दूसरा क्या होता है? खाना पाना।
लेना, इनके रूप में, मतलब टेक और गेट, और यहाँ पे वो क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक, इतने रूप में यूज होता है एज हेल्प का। छठा नंबर में कह रहा है लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है। लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से लिंक करने के लिए। लिंक मतलब जोड़ना, ठीक। सब्जेक्ट को नंबर 5 में लिखेंगे, सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ने में, लिंक मतलब जोड़ना होता ही है, चाहे लिंक लिख दो चाहे जोड़ना लिख दो, जोड़ने में। और नंबर 7 में क्या कह रहा है, नंबर 7 में कह रहा है लिंकिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अलावा किसकी जरूरत पड़ती है। लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है ना, कह रहा है लिंकिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अलावा और किसकी जरूरत पड़ती है, कंप्लीमेंट की, कंप्लीमेंट की। जैसे देखो, ही इज अ डॉक्टर, अगर हम अ डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो क्या ये पूरा होगा, नहीं होगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। अ डॉक्टर पूरा करने के लिए क्या आएगा, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। 8वां, इन्हीं 5 लिंकिंग वर्ब के नाम बताओ। इनका सल्ला था, लिंकिंग वर्ब के रूप में कौन कौन सी क्रियाएं काम करती हैं। एक तो आंसर नंबर 8 है ना, एक तो इज हो गई, दूसरा वाज हो गया, तीसरा आर हो गया, और चौथा वर हो गया ना, और एक 5वां एम हो गया। 5 हो गया, इन्हीं 5 की जरूरत ही है मुख्य थी। बीकम भी होती है, बीकम भी लिंकिंग श्रेणी में आती है। नंबर 9, नहीं बिकॉज वर्ब नहीं है, बिकॉज तो कंजंक्शन है। बीकम, बी मीन्स होना, बीकम मीन्स होना, है ना। आंसर नंबर 10, नहीं 9, आंसर नंबर 9 में पूछ रहा है, बिठा दूं क्या ऊपर, बेटा आंसर नंबर 10 9 है। आंसर नंबर 9 कह रहा है अनुवाद करने के लिए, अनुवाद करने के लिए वॉइस से लेकर स्ट्रक्चर तक का क्रम क्या होता है, किस क्रम में। तो हम अगर किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ जो इंजेक्शन वाला भी लगाया था ना, उसमें हम सबसे पहले क्या पहचाने थे, वॉइस, फिर उसके बाद टेंस, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम सीधे टेंस बना करके और स्ट्रक्चर लगा करके ट्रांसलेशन कर लेंगे तो कभी कभी गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमको वॉइस पहचाननी होती है। वॉइस पहचान लेंगे कि एक ही वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो दोनों काम में होना है ना। तो पहले हमको क्या पहचानना होता है, वॉइस, फिर क्या पहचानना होता है, टेंस, फिर क्या पहचानना होता है, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर भी कई होते हैं, पता चला एक्टिव का स्ट्रक्चर दूसरा होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर दूसरा होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दूसरा होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर दूसरा होता है, असर्टिव का स्ट्रक्चर दूसरा होता है, इंट्रोगेटिव के लिए दूसरा स्ट्रक्चर होता है ना। तो सही स्ट्रक्चर लगा करके सेंटेंस सही हो जाएगा। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको पहचानना क्या है, वॉइस, भाई ये किस वॉइस में है, फिर उसके बाद ये इसका टेंस क्या है, फिर इसमें स्ट्रक्चर कौन लगेगा, इंट्रोगेटिव पे लगेगा कि असर्टिव पे लगेगा, है ना, नेगेटिव लगेगा, अफर्मेटिव लगेगा, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आंसर नंबर 10 में ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के पूछा है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तीसरा जो प्रीपोजिशनल लिखा गया है वो भी इसी के अंतर्गत है। देखिए कैसे, डायरेक्ट मतलब होता है निर्जीव और इनडायरेक्ट मतलब होता है सजीव। अच्छा ये बताइए, प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो कौन आएगा? ये तो निर्जीव आएगा या तो सजीव आएगा, दो में से कोई एक आएगा, है ना? तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, है ना? अब कह रहा है ऑब्जेक्ट का फार्मूला। ऑब्जेक्ट का फार्मूला मतलब ऑब्जेक्ट, आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपको लिखना हो तो कैसे करोगे? तो आपको जब ट्रांसलेशन बताए थे तो पहले ही बताए थे, 11 है। ऑब्जेक्ट पूछना हो तो हम सबसे पहले आपको एक गाना सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे? वो गाना याद कर लो बस। गाना है किसको प्राणी क्या वस्तु कैसे तरीका कहाँ स्थान कब समय और क्यों कारण। हो गया, यही इसी आधार में हमको लिखना है, यही ऑब्जेक्ट का क्रम था। 12 में कह रहा है, हाँ ये लिखना था बस। क्या लिखे हो आप लोग? सब्जेक्ट, वो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना? वो तो सेंटेंस, पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। कह रहा कौन किसने क्या से मिलने वाले सब्जेक्ट और किसको किसे क्या से मिलने वाले सब्जेक्ट में क्या अंतर होता है ना? जो कौन किसने क्या से मिलता है, कौन किसने क्या से मिलने वाला सब्जेक्ट क्या होता है? एक्टिव की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? एक्टिव की ओर, है ना? एक्टिव का बोध कराते हैं। एक्टिव वॉइस किसका? एक्टिव वॉइस का। और किसको किसे या फिर क्या से, ये पैसिव वॉइस का बोध कराते हैं। सही है। किसको सुई लगाई, किसने सुई लगाई, है ना? किसको सुई लगाई, यहाँ तो सब्जेक्ट कोई और है लगाने वाला। किसको मतलब जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है, किसको सुई लगाई अंडरस्टूड है। जैसे कि किसने सुई लगाई तो मिल रहा है, रमेश ने सुई लगाई, डॉक्टर ने सुई लगाई, है ना? किसको सुई लगाई गई? मरीज को, है ना? तो ये जो है पैसिव, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में मिलता है तो पैसिव वॉइस का बोध कराएगा, और ये सब्जेक्ट के रूप में मिलता है तो एक्टिव वॉइस का बोध कराएगा। बस यही इतना अंतर है। 12 के बाद 13, इजारेम वाजवर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहां कहां प्रयोग किया जाता है? ये आंसर नंबर कौन था? 12। आंसर नंबर 13 कह रहा है इजारेम का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इजारेम का प्रयोग दो बताया था ना, एक लिंकिंग वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब आप साइड में कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाइए। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजारेम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इजारेम वाज वर्ब का नंबर 1 तो सिंपल प्रेजेंट या फिर पास्ट, सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस में। होता है। नंबर 2
प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट, कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में। पैसिव में भी हाँ हाँ, नंबर 3 सब यही रहेगा, पैसिव वॉइस में। और इस का प्रयोग कहाँ होता है? दिगर हाँ, दिगर के साथ वो लिंकिंग वर्ब के ही रूप में है, उसमें वर्ब कोई क्रिया वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब उसके साथ कोई दूसरी क्रिया आए, है ना। तो इजारिम ऐसा मतलब और कोई ऐसा टेंस बताओ जिसमें इजारिम के साथ कोई दूसरी क्रिया आ रही हो टेंस बनाने के लिए, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। लिंकिंग इट इट वर्ब नहीं है, इट तो प्रोनाउन है। इट सॉरी इट वर्ब नहीं है, इट तो प्रोनाउन है ना। ही सी ही वर्ब नहीं है, वो तो प्रोनाउन हो गया, वर्ब की बात हो रही है। लिंकिंग वर्ब मतलब अकेले, जैसे ही इज अ डॉक्टर, इसमें वर्ब आया है, कोई क्रिया आई है दूसरी नहीं आई है ना, ये लिंकिंग हो गई। अब जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग। अब यहाँ देखो इज के साथ क्या आया, मेन क्रिया आई है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसमें लिंकिंग वर्ब हो गई, तो इसको छोड़ ही दीजिए, इसको छोड़ देते हैं। हमें इसके विषय में जानना है, जहां पे इजारिम के साथ वाजवर के साथ कोई दूसरी क्रिया मेन क्रिया आती है काम करने के लिए, कोई ऐसा टेंस बताओ जिसमें आती हो। हमें आज तक यही 3 टेंस मिले हैं जिसमें से इजारिम वाजवर का यूज होता है। बाकी और टेंसों में मान लीजिए परफेक्ट ले लीजिए, उसमें हैज आ जाता है ना। और परफेक्ट कंटीन्यूअस ले लीजिए, उसमें हैज बीन आ जाता है, हैड बीन आ जाता है। फ्यूचर में चले जाइए, इजारिम वाजवर होता ही नहीं है उसमें विल सेल हो जाता है ना। कुल मिलाकर 12 टेंस होते ही है। 4 तो पहले ही निकल गए, फ्यूचर वाले 4 वैसे निकल गए भाई। फ्यूचर टेंस में हम कभी इजारिम वाजवर का प्रयोग कर ही नहीं सकते, है ना। अब बचा 8 में परफेक्ट निकाल दीजिए, परफेक्ट में इजारिम का प्रयोग नहीं होगा। बचा 4, वो भाई 2 इधर निकला, परफेक्ट वो निकाल दीजिए, बचा 4। 2 परफेक्ट कंटीन्यूअस और 2 प्रेजेंट का परफेक्ट ये निकला। अब बचा क्या, 2 सिंपल पास्ट, 2 सिंपल बचा और 2 कंटीन्यूअस। 2 सिंपल 2 कंटीन्यूअस भाई, एक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। 4 टेंस बचा। इन्हीं 4 टेंस में इजारिम का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा सकता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ 3 नंबर लिखना था आपको। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट अलग अलग भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग अलग लिखोगे तो फिर सिंपल प्रेजेंट में इजारिम और सिंपल पास्ट में वाजवर, वो अलग हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इजारिम, प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस में वाजवर, फिर वो अलग अलग टेंस के अनुसार बच जाएगा अपना। 14 नंबर में क्या कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है क्या हैज हैव हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। क्या हैज हैव हैड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है? हाँ होता है। अभी मेन वर्ब के रूप में हमने एक लिख ही लिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हो तो किसका प्रयोग करोगे, हैज है ना। तो हमको लिखना क्या था, हाँ बस। अब उसके बाद आंसर नंबर 15, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर होता है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है, कोई भी एक अंतर लिख देते। सिंपल प्रेजेंट में वर्तमान समय की बात होती है और सिंपल पास्ट में बीते हुए समय की बात होती है, बस, है ना।
वर्तमान के बारे में अनिश्चितता हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, या वर्तमान के हैबिचुअल वर्क, सार्वभौमिक सत्य या आदत प्रकट की जाती है ना। और सिंपल पास्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, और सिंपल पास्ट में पास्ट के हैबिचुअल एक्शन हैबिट यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में इसमें हिस्ट्रिकल वर्क होता है ना, हिस्ट्रिकल एक्शन बीते समय की बात होती है, बीते समय में काम का होना पाया जाता है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी पास्ट नहीं, मतलब पहले जो घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ जो पहले घटना हो चुकी है वो ऐतिहासिक जिसको हम बोलते हैं वो यूज कर सकते हैं। बीते समय का बोध होता है, हैबिचुअल इसमें नहीं होता। पास्ट हैबिट होती है, बीती हुई हैबिट, पास्ट हैबिट बात कर सकते हैं। पास्ट यूनिवर्सल यूनिवर्सल नहीं होता, यूनिवर्सल ओनली सिंपल प्रेजेंट। डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट में कब होता है? डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट में कब होता है? जब हमको निगेटिव बनाना होता है या फिर इंट्रोगेटिव बनाना होता है ना, तभी किया करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बस निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। सिंपल पास्ट में डिड का यूज सिंपल पास्ट में डिड का यूज कब होता है? जब निगेटिव बनाते हैं या फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं। पास्ट हैबिट 17 क्या डज डू का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है? अगर हाँ किया जाता है तो एक एग्जांपल लिखो। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? हाँ किया जाता है। एग्जांपल क्या है? कोई भी एक एग्जांपल लिख दो। डू यू गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। हो गया आपका पेपर खत्म। 50 नंबर कंप्लीट। अच्छा ये बताओ, जो पहले आप लोग पीछे पढ़े थे उससे और अभी में कंपेयर करो, कुछ ज़्यादा जानकारी हुई है ना। टेस्ट का मतलब यही होता है जहाँ पर हम होते हैं, अरे उनको समस्या थी। टेस्ट का मतलब ये जहाँ आपने गलती की, अब आपको एहसास हो गया होगा कि हमने यहाँ गलती की थी, नेक्स्ट लेवल पर बढ़ जाओगे तुरंत। ऑटोमेटिक टेस्ट यही करता है, ये इसीलिए टेस्ट लिया जाता है। जो हमारी क्षमता होती है एक लेवल बढ़ जाती है जितनी बार हम टेस्ट देंगे। टेस्ट ये मान कर चलिए, एक तरह से हम टेस्ट को सीढ़ी समझ लेते हैं। जितने टेस्ट देंगे उतनी कदम, उतनी सीढ़ी हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ भूल करते हैं।